Hello guys. So in today's lecture we are going to talk about sterilization of dialyzer membranes. तो जो हमारे डायलाइज़र मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसके थ्रू हम फिल्ट्रेशन करते हैं पेशेंट्स का, तो उसका स्टरलाइजेशन का मेथड क्या रहता है ये हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमारी डायलिसिस मैनुअल है, हैंडबुक ऑफ डायलिसिस, जिसको हम डोगरी दास बुक भी बोलते हैं, उसके अंदर स्टरलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे रखी। उसमें बहुत सटीक जानकारी यही दे रखी है कि देयर आर मेनली 4 प्राइमरी मेथड्स फॉर स्टरलाइजेशन। 4 प्रकार के तरीक़ों से हम स्टरलाइजेशन डायलिसिस मेम्ब्रेन्स का कर सकते हैं, और ये तरीके हैं इलेक्ट्रॉन बीम, गामा इरेडिएशन, स्टीम ऑटोक्लेविंग और ETO जिसको बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड गैस के थ्रू। अब इनमें भी जो ETO स्टरलाइजेशन का मेथड है ये अब पॉपुलर नहीं रहा, और इसके जो 2 मेन रीज़न हैं वो यही है कि द रेयर बट सीरियस अकरेंस ऑफ एनाफिलिटिक रिएक्शंस। तो ETO के यूज़ के कारण हमारे पेशेंट्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलते थे जिनको एनाफिलिटिक रिएक्शंस बोलते हैं, जैसे कि शिवरिंग वगैरह, और काफ़ी उनकी काफ़ी बॉडी में काफ़ी रिएक्शंस देखने को मिलते थे। इसके कारण ये एक मेजर रीज़न है जिसके कारण ETO यूज़ बंद हो चुका है। दूसरा रीज़न है कि इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इस कारण ETO अब बंद हो चुका है। फर्दर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम डायलाइज़र मेम्ब्रेन की स्टरलाइजेशन की बात करें तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है या स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है द प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स और किल्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांसमिसेबल एजेंट्स present in a specified region such as surface, a volume of fluid, medication or in a compound such as biological culture media। तो कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि इसमें भी मेंशन हुआ, एक स्पेसिफिक रीजन से कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई उसका स्पोर्स या कोई भी ट्रांसमिसेबल एजेंट है उसको इरेडिकेट कर देना, पूरा जड़ से ख़त्म कर देना, उस प्रोसीजर को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। स्टरलाइजेशन कैन बी अचीव्ड विद 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग। एक या अधिक मेथड्स के थ्रू हम स्टरलाइजेशन के प्रोसीजर को अचीव कर सकते हैं। इसमें कई मेथड्स हैं, जैसे कि हीट के थ्रू हम स्टरलाइजेशन एक स्पेसिफिक रीजन का कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स भी रहते हैं। इरेडिएशन माने कि रेडिएशंस का उपयोग करके भी हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। हाई प्रेशर या फिर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स का यूज़ करके भी हम स्टरलाइजेशन करते हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं स्टरलाइजेशन की हिस्ट्री की। तो स्टरलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है? एंशिएंट पीपल बिलीव्ड दैट डीमंस आर द कॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज़। तो पुराने लोग समझते थे कि जो इन्फेक्शन है वो एक्चुअल में कोई डीमंस हैं, उनकी परछाई पड़ गई है, उनके कारण इन्फेक्शंस और डिजीज़ बनती हैं। तो वो मिथिकल पीरियड था, लोग कुछ भी समझते थे, पर जो इसकी साइंस है उसको हम समझते हैं आगे। तो सबसे पहले डेनिस पेपिन 1680 के अंदर इन्होंने फर्स्ट प्रेशर कुकर बनाया, विच इज़ बिगनर आइडिया ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर। तो इसमें उन्होंने स्टीम जो होती है, भाप, प्रेशर क्रिएट किया उसके थ्रू और सुपर हीटेड कर दिया उसको 121 डिग्री पे प्रेशर पे, और उसके थ्रू उन्होंने ये पाया कि उनमें जो इन्फेक्शंस थे वो ख़त्म किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत डेनिस पेपिन ने 1680 के अंदर किया था। फर्दर इसी चीज़ को लुइस पास्चर ने 1862 के अंदर फर्दर, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, इन्होंने इस मेथड को डेवलप डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन प्रोसेस। लुइस पास्चर के नाम पर ही पेस्चराइजेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू हम फूड स्पॉइलेज को आजकल स्लो डाउन कर देते हैं या रोक देते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल थे स्टरलाइजेशन के प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए। फर्दर अगर बात करें हिस्ट्री के अंदर, तो अर्नेस्ट वॉन ब्रैगमैन थे 1885 के अंदर। इन्होंने सबसे पहली बार स्टीम स्टरलाइजेशन का यूज़ किया था एसेप्टिक सर्जरीज करने के लिए। तो मॉडर्न एरा के अंदर अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकली, ये मेथड्स जो हमने डोगरी दास में भी देखे थे, तो टाइम पीरियड के बेसिस पे अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑटोक्लेविंग की हुई थी 1933 के अंदर। उसके बाद माइक्रोवेव रेडिएशंस के हेल्प से हम स्टरलाइजेशन करने लगे। उसी के बाद फिर 1940s में इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन का भी साथ साथ में आविष्कार हो चुका था, और आयनाइजिंग रेडिएशन 1940 में ही डेवलपमेंट हुआ था। तो ऑलमोस्ट सभी का ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही डेवलपमेंट हुआ था।
पर डायलिसिस के अंदर क्या इनका ऑर्डर रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले हमें कुछ ये भी हमें आइडिया होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस हम कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, डायलाइजर मेम्ब्रेन के लिए, तो करने को तो कोई भी मेथड कर सकते हैं, गामा रेडिएशन भी कर सकते हैं, ईटीओ भी कर सकते हैं, पर कुछ फैक्टर्स तो होते होंगे। कोई नया अगर हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस भी डेवलप करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ों को और क्या क्या फैक्टर्स को देखते हैं जिसके बाद कोई स्टरलाइजेशन प्रोसेस डेवलप होता है। तो उसमें मेनली यही देखा जाता है कि उस स्टरलाइजेशन प्रोसेस का इम्पैक्ट पेशेंट पे क्या रहने वाला है, कहीं उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा। फिर देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई हम मेथड डेवलप करते हैं कल को इन फ्यूचर, नया रिसर्च करके हमने कोई नया स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर ढूंढ लिया, तो अगर हम वो मेथड ढूंढ रहे हैं तो क्या मान लीजिए मैंने ही कोई नया स्टरलाइजेशन का प्रोसेस बना लिया, तो अगर मैं अब उसको अप्लाई कर रहा हूँ डायलाइजर मेम्ब्रेन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट मेम्ब्रेन के ऊपर तो नहीं आ जाएगा, तो कहीं मेरे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या प्रोडक्ट कंपोनेंट्स को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आने वाला। तो ये चीज़ भी हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेफ्टी रहेगी इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्या इन्वायरमेंट के लिए वो सेफ़ रहेगा। फिर क्या वो जो स्टाफ या जो हेल्थ केयर वर्कर्स उसको हैंडल करने वाले हैं, क्या उनके लिए सेफ़ रहेगा। तो ये फैक्टर भी होता है, डिसाइड करते हैं हम। और फिर फोर्थ या सबसे मेजर फैक्टर जो होता है कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट पड़ेगा, क्या वो फिजिबल रहेगा पेशेंट के लिए, क्या वो हमारे लिए फिजिबल रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स देख के ही हम सिलेक्शन करते हैं एक स्टरलाइजेशन प्रोसीजर का। तो मॉडर्न एरा के अंदर हमारे पास 4 जो प्रोसीजर है स्टरलाइजेशन के, वो हैं ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेव रेडिएशन, इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन और गामा रे स्टरलाइजेशन। ये 4 मेथड्स हैं, इनके बारे में हम चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्लेविंग की। ऑटोक्लेविंग 1933 के अंदर डेवलप हुआ। सबसे पहले बात करते हैं स्टीम स्टरलाइजेशन, जिसको ऑटोक्लेवेशन बोलते हैं। तो स्टीम स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेवेशन, इसमें क्या होता है, प्रेशराइज स्टीम एट हाई टेम्परेचर हम स्टीम का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे जो उनकी सेल वॉल होती है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। तो इस मेथड से हम उनको ख़त्म कर देते हैं। इसमें 15 मिनट्स ऑन 121 डिग्री सेल्सियस इज़ रिकमेंडेड। 15 मिनट तक कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी इक्विपमेंट है, उसको 15 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे हम रखते हैं। ये रिकमेंडेड होता है ऑटोक्लेवेशन के लिए। स्टीम स्टरलाइजेशन ओवरकम्स डिसएडवांटेजेस ऑफ ईटीओ एंड गामा स्टरलाइजेशन। स्टीम स्टरलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कंपेयर करेंगे ईटीओ और गामा स्टरलाइजेशन के बारे में, बट ये सुपीरियर माना जाता है। और प्रेजेंटली भी जितने भी डायलाइजर मेम्ब्रेन्स हम स्टरलाइज कर रहे हैं वो सारा स्टीम स्टरलाइजेशन पे अब आ चुका है। इसका एक फ़ायदा ये भी रहता है कि नो रेजिडुअल कंटेंट ऑफ स्टरलाइजिंग एजेंट इज़ इन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ वेपर्स ही होते हैं, एक्सट्रीम ही होती हैं, तो कोई रेजिडुअल कंटेंट रहता नहीं है। और रेजिडुअल कंटेंट अगर डायलाइजर मेम्ब्रेन या उसके अंदर ट्यूबिंग के अंदर रहता है तो कहीं ना कहीं वो एनाफिलिटिक रिएक्शंस कॉज करेगा पेशेंट के लिए। पर इसका बेनिफिट ये रहता है कि इसमें कोई रेजिडुअल कंटेंट रहता ही नहीं है, तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसका। एक्सक्लूडेड डैमेजिंग चेंजेस इन मटेरियल, ज़्यादा कोई खास डैमेज भी दिखाता नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा फॉरेन मटेरियल है ही नहीं, वाटर है, स्टीम है, तो उसके कारण कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मटेरियल्स में नहीं आते। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ये प्रोसीजर, और कोई इसका टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोडक्शन नहीं रहता। डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं सारे एडवांटेजेस है ऑटोक्लेवेशन के, डिसएडवांटेजेस हैं। कंपोनेंट्स ऑफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर कुछ थे जो उसके अंदर ही इक्विपमेंट हो गया या कोई ट्यूबिंग के अंदर ही अगर वो डेथ हो गई उनकी, वो ख़त्म हो गए, तो उनका जो कंटेंट रहेगा वो बाहर नहीं आता, रिमेन्स इन द प्रोडक्ट एंड मे रीच टू द पेशेंट, तो वो पेशेंट को जा सकता है, वो बाहर नहीं निकलता। सेम थिंग फॉर इम्प्योरिटीज़ विच मे प्रेजेंट इन प्रोडक्ट बिफोर अंडरगोइंग स्टरलाइजेशन, और सेम ही इम्प्योरिटीज़ के साथ भी रहता है। अब वो बात करते हैं स्टरलाइजेशन, स्टीम स्टरलाइजेशन का ही मॉडिफाइड रूप, जो आजकल हम मेम्ब्रेन्स के स्टरलाइजेशन के यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इनलाइन स्टीम स्टरलाइजेशन। ये जनरली फ्रिजीनियस की मशीन्स के अंदर यूज़ होता है, या फ्रिजीनियस यही टेक्नोलॉजी, जनरली ये नाम जो इनलाइन स्टीम स्टरलाइजेशन है इस फ्रिजीनियस कंपनी ने दिया हुआ, बट स्टीम स्टरलाइजेशन के थ्रू ही ये अपने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टरलाइज करते हैं। तो स्टीम अराइजिंग फ्रॉम प्योर स्टेराइल वाटर कंटिन्यूसली फ्लो थ्रू ब्लड एंड डायलिसेट साइड ऑफ ईच डायलाइजर इन स्पेशल स्टरलाइजेशन सर्किट। तो प्योर स्टेराइल वाटर का यूज़ करते हैं, उससे फिर ये स्टीम प्रोडक्शन करते हैं और फिर वो ब्लड और डायलिसेट साइड से गुजारी जाती हैं।
कंटिन्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट एवरी पॉइंट ऑफ ईच डायलाइजर इज एट 121 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट 15 मिनट। तो इनके पास कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं कुछ, और उसके थ्रू ये प्रॉपरली इंश्योर करते हैं कि हर पार्ट जो डायलाइजर का है वो 121 डिग्री सेल्सियस पर रहे 15 मिनट तक। और एक प्रेशर होल्डिंग टेस्ट अप्लाई किया जाता है इंटेग्रिटी देखने के लिए कि फाइबर्स कहीं कहीं रप्चर तो नहीं हो रहे, क्योंकि अगर रप्चर हो गए फाइबर्स तो फिर वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पे इशू डालता है और डायलाइजर मेम्ब्रेन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें इंश्योर होती हैं इनलाइन स्ट्रीम स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं प्योरिटी इनहेंस्ड रिच स्ट्रीम, ऑल FX क्लास डायलाइजर। FX क्लास डायलाइजर एक सीरीज़ है फ्रिजीनियस की, आर स्टरलाइज्ड बाय यूनिक इनलाइन स्ट्रीम स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। ये आप प्रोसीजर पढ़ सकते हैं। फर्दर हम चलते हैं। स्टरलाइजेशन में यही है कि स्टरलाइजेशन हॉट स्टीम है, फिर उसको स्टेराइल वाटर के साथ रिंस भी किया जाता है, फिर उसको ड्राई भी किया जाता है स्टेराइल एयर के साथ, और फिर उन इनलेट्स आउटलेट्स को क्लोज कर दिया जाता है। और इस तरीके से डायलाइजर मेम्ब्रेन्स जो मॉडर्न डे डायलाइजर्स हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है। इसमें एक्सेलेंट बायोकम्पैटिबिलिटी मिलेगी हमें, मिनिमाइज रिस्क हो जाएगा लीकेज का, रप्चर का, ड्राई डिलीवरी डायलाइजर रहेंगे, स्टेराइल कैप्स भी दी जाती है, पायरोजन फ्री प्रोडक्ट रहता है, फाइबर इंटीग्रिटी टेस्टिंग भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें इनलाइन स्ट्रीम स्टरलाइजेशन के अंदर की जाती हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। मॉडर्न एरा में तो हमने बात कर लिया ऑटोक्लेविंग सबसे बेस्ट है स्टीम स्टरलाइजेशन, और स्टीम स्टरलाइजेशन के अंदर भी जो फ्रिजीनियस यूज़ कर रहा है इनलाइन स्टीम स्टरलाइजेशन है। पर इससे पहले क्या होता था, तो डायलिसिस में ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही हम स्टीम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। इससे पहले कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग भी किया जाता था डायलाइजर मेम्ब्रेन्स का। और ये इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस क्यों बंद हुआ ये हम इन आगे वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक्स ऑफ फंडा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है और कैसे काम करता है ये। तो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉन इरेडिएशन EBI बोलते हैं, इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजली ऑफ हाई एनर्जी टू ट्रीट एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पज़। तो जैसे कि नाम में ही दिख रहा है इलेक्ट्रॉन बीम, तो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा जाता है, इरेडिएट किया जाता है हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और इसके थ्रू हम स्टरलाइजेशन करते हैं। दिस में टेक प्लेस अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। पॉसिबल यूज़ फॉर इलेक्ट्रॉन इरेडिएशन इंक्लूड स्टरलाइजेशन, अल्ट्रेशन ऑफ जेमस्टोन कलर एंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर्स। तो अपने काम का स्टरलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन हमने डोगरी दास की डेफिनेशन में भी पढ़ा था, तो आगे पढ़ते हैं। अब पहले ये इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बट फिर ये कुछ स्टडीज़ हुई इसके ऊपर, उस पर पाया गया कि इसके बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट है। तो ये स्टडी है अक्टूबर 2011 की। इसमें यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइज हीमोडायलिसिस मेम्ब्रेन्स एंड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें ये पाया गया था, वेरियस स्टडीज़ की गई थी, पर इस स्टडी में ये खास तौर पे पाया गया था कि जहाँ डायलाइजर मेम्ब्रेन बीम स्टरलाइज हैं उनके अंदर हमने ये पाया कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की ब्लड RBCs रप्चर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनमें ये रिस्क बहुत ज़्यादा था। कंक्लूजन था, इन दिस कोहर्ट ऑफ पेशेंट्स अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस इन 2 Canadian provinces, the use of E-beam sterilized dialyzer was associated with significant thrombocytopenia following dialysis। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन बीम हमने धीरे धीरे बंद कर दिया प्रोसीजर, और हमने फर्दर नए मेथड्स ढूंढने शुरू किए। ऐसा ही हुआ था ETO स्टरलाइजेशन के बारे में। हमने देखा था कि ETO स्टरलाइजेशन मेनली 2 रीजंस के कारण अनपॉपुलर हो गया था, पर एक टाइम पर स्टीम स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था डायलिसिस के अंदर। तो ETO जिसको बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन, ये एक्चुअल में क्या है? तो ETO इज़ अ हाईली रिएक्टिव गैस विच रिएक्ट केमिकली विद प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स दस किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ETO एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव गैस है जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जाके उनके स्ट्रक्चर्स को ही डीनेचर कर देती है, चेंज कर देती है। तो इसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। ETO नॉर्मली डाइल्यूटेड विद इनर्ट गैस टू अवॉइड एक्सप्लोजन। इसको इनर्ट गैसेस के साथ डाइल्यूट किया जाता है, अन्यथा क्या होगा कि एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है ये। ETO प्रोवाइड मैनी एडवांटेजेस, इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव भी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टरलाइजेशन इन आउटर पैकेजेस, सूटेबल फॉर मैनी मटेरियल्स, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स थे उनके लिए काफ़ी हद तक सूटेबल भी था। पर हुआ क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। पर कुछ जो डिसएडवांटेजेस हमने देखा ETO के बारे में, वो था कि ETO गैस इज कार्सिनोजेनिक, एक्सप्लोजिव एंड म्यूटाजेनिक।
बाद में स्टडीज़ में पाया गया कि कार्सिनोजेनिक है भाई ये तो, और म्यूटाजेनिक है, म्यूटेशंस कॉज कर देती है। इट इज़ अ कलरलेस पॉइजनस गैस दैट अटैक द सेलुलर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि डी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को ये अल्टर कर देती है, इन केस अगर ये डायलाइजर मेम्ब्रेन्स के अंदर रह जाती है और फिर पेशेंट्स के ब्लड के साथ कहीं ना कहीं इंटैक्ट करती है, तो फिर वहाँ भी तो बहुत ज़्यादा रिस्क था। तो इस करके फर्दर बहुत सारी इस पर स्टडीज़ की गई और उनमें पाया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है और म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं ETO की, जिसके कारण फिर फर्दर में ये सेल्डम होगी या यूज़ करना बंद होगी। इट इज़ मोस्ट कॉमन यूज टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स with long lumens such as endoscopes and all materials that have been sterilized but cannot withstand high temperatures। आज भी अगर हम हॉस्पिटल में बात करेंगे तो मैक्सिमम इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो ETO स्टरलाइज होते हैं, या कोई अगर गलती से खुल जाता है पैकेजिंग में तो हम बोलते हैं कि भी चलो इसको ETO के लिए भेज दो। तो ये वैरायटी ऑफ स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है। पर डायलाइज़र के अंदर स्पेसिफिकली स्टडीज़ किया गया और पाया गया, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा कंटेक्ट में आता है डायलाइज़र मेम्ब्रेन के अंदर, तो पेशेंट्स पे रिएक्शंस भी ज़्यादा देखने को मिले, तो खासकर और सिर्फ डायलिसिस के केस में ETO को भी बाद में सेल्डम कर दिया गया। ETO की भी कुछ रेगुलेशंस हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक है तो लीगल रेगुलेशंस हैं इसकी। यूरोपियन फार्मोफिसिया ने बोला था कि 10 ppm से ज़्यादा मैक्सिमम रेसिड्यू ETO का नहीं रहना चाहिए। यही फ्रांस और इटली के अंदर 2 ppm था। जर्मनी के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने ETO रेजिड्यू 0 कर दिया था। ETO रेजिड्यू नोन एज अ कॉज ऑफ मैनी एलर्जिक रिएक्शंस, पेशेंट्स के अंदर बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन का कॉज रहता है। तो ऐसे से ETO स्टरलाइज़र होते हैं, इनके अंदर हम इक्विपमेंट्स को रख देते हैं और फिर स्टरलाइज करते हैं। ये बड़ा है थोड़ा, ये छोटे छोटे जो ETO स्टरलाइज़र्स होते हैं। स्टरलाइजेशन साइकिल जो ETO की होती है वो मेनली 3 फेजेस में कंडक्ट की जाती है। पहला प्री कंडीशनिंग होता है, दूसरा स्टरलाइजेशन होता है, तीसरा एरिएशन होता है। हालांकि इनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक, स्पेसिफिकली ETO स्टरलाइज़र अपना टॉपिक नहीं है। पर जो एक साइकिल टाइम होता है ETO का वो अराउंड 14 आवर्स होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो कोई भी डैमेज वगैरह नहीं होता था हीट मॉइस्चर के कारण, कोई कोरोसिव प्रॉपर्टी नहीं थी। स्टीम स्टरलाइज़र में कोरोसिव प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है। परमिएट पोरस था मटेरियल, डेसिपेट फ्रॉम मटेरियल्स, निकल जाता था मटेरियल्स में से, कोई ऐसे रुक के नहीं रखता था। डिसएडवांटेज यही था कि कॉस्ट भी था थोड़ा, टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ सबसे बड़ा, और एरिएशन रिक्वायर्ड थी क्योंकि नहीं तो एक्सप्लोजिव हो जाता। लॉन्गर प्रोसेस था, 14 घंटे की साइकिल थी, तो टिपिकली डिसएडवांटेज में ही काउंट होता। क्लिनिकल ट्रायल्स और केस रिपोर्ट्स में ये पाया गया था कि फेटल एक्यूट सिस्टमिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस आर caused by ETO. Anaphylaxis is a severe life-threatening generalized or systemic form of hypersensitivity. The majority of report cause has been due to sensitization of ETO. तो ऐसे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, बहुत केस रिपोर्ट्स में पाया गया कि ETO भी हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर रही है। ETO के कारण बहुत सारे एनाफिलेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं पेशेंट्स के अंदर, तो फिर ETO का यूज़ धीरे धीरे कम कर दिया गया। ETO के अलावा फिर जो 4th वर्ड हमने पढ़ा था डोगरीदास की डेफिनेशन में, जो था गामा रे स्टरलाइजेशन, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो ये 1940 में डेवलप हुआ गामा रे स्टरलाइजेशन मेथड। गामा रेज आर अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक एक्सरे बट विद हायर एनर्जी। सॉर्ट ऑफ एक्सरेज ही हैं बट क्या है कि एनर्जी लेवल ज़्यादा है। द गामा रेडिएशन प्रोसेस यूज कोबाल्ट 60 रेडिएशंस टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, a variety of different products in a specially designed cell। तो कोबाल्ट 60 हम यूज़ करते हैं रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए और इसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। गामा रे पास रेडिली थ्रू प्लास्टिक्स एंड किल बैक्टीरिया बाय ब्रेकिंग द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ बैक्टीरियल DNA। तो ये डायरेक्टली DNA को ही डीनेचर कर देता था गामा रे। दे आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड किलोग्रेज। ये यूनिट होती है कितना रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा से कुछ दिखता है गामा रे स्टरलाइजेशन। A key characteristic of gamma radiation is the high penetration capability। सबसे तगड़ी चीज़ थी जो गामा रेडिएशन की थी कि इसकी परमिएशन कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी थी, तभी तो ये फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स थे DNA के अंदर उनको डिसरप्ट कर पा रही थी, डीनेचर करवा रही थी। तो यही अलाउ करता है इनको रेडिएशन डोज टू एरियाज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट मे बी हायर इन डेंसिटी। जिन प्रोडक्ट्स में या जिन इक्विपमेंट्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है ETO भी शायद ना पहुंच पाए, जहाँ पे हाई पेनिट्रेशन चाहिए हो, वहाँ हम फिर गामा रेडिएशन का यूज़ करते थे।
पर धीरे धीरे ये भी डायलिसिस मेम्ब्रेन्स की तरफ से डिस्कार्ड हो गई, और इसका रीज़न आगे देखते हैं। हालांकि पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस मेनली यही थी कि एलर्जिक रिएक्शन जो ईडीओ कॉज करता था वो गामा रेडिएशन में नहीं था। सिंपल प्रोसेस था, कंट्रोल विद द रेडिएशन डोज। रेडिएशन डोज को कंट्रोल करके हम आसानी से कर सकते थे। लेस रिस्ट्रिक्शंस थी इन प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग एज गामा रेडिएशन पासिस क्लोज होलो स्पेसिस। तो इतना कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी इसमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट आराम से निकल जाता था क्लोज होलो स्पेसिस में। डायलाइजर मेम्ब्रेन में वैसे भी होलो स्पेसिस होते हैं, तो ईजिली पेनिट्रेट हो जाता था, कोई इशू नहीं था इसके अंदर। पर डिसएडवांटेजेस, मेजर डिसएडवांटेज था स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें डिसरप्ट हो जाती थी। तो इसमें क्या होता था, चेंज इन कलर, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इंडिकेटिंग मटेरियल डिकम्पोजिशन। अब क्योंकि हाई बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेम्ब्रेन में से निकल रही है, तो उसके कारण यही रहता था कि जो कलर है वो चेंज हो जाता था। वो जैसे अब ये वाइट है तो ये पेल येलो हो गया। न्यूमरस केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस मटेरियल्स में देखने को मिलती थी। पार्शियल डिजनरेशन ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर होता था। फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, ये सबसे मेजर है। तो क्योंकि हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और जो पॉलीमर्स जो मेम्ब्रेन्स थे उनके अंदर ही प्रोडक्ट का जो मेम्ब्रेन था उसी को ये चेंज कर देता था। इसके कारण क्या होता था कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट एज इन पॉलीयूरेथेन पॉटिंग मटेरियल ऑफ डायलाइजर में डेवलप। जो पॉटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं पॉलीयूरेथेन का, जब ये गामा रेडिएशन लगता था इसमें, इसके कारण वो प्रोडक्ट 4,4 मिथिलिन डाइएनिलीन MDA जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और जो MDA होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। अगर इसकी बात करें एनालिसिस ऑफ कार्सिनोजन 4.4, जो हमने MDA की बात की, ये प्रोडक्शन होने लगी थी पॉलीयूरेथेन, जब पॉलीथीन मटेरियल की इसके कारण कंटेक्ट में आने का। आप ये पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे दे रखा है, इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें रहता ये था कि जो पॉलीयूरेथेन जो हम पॉटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, जब गामा रेडिएशन पड़ता था पॉलीयूरेथेन पे तो फिर MDA का प्रोडक्शन होता था। तो दिस वाज अ सिंपल क्वाइट लेक्चर अबाउट स्टरलाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन डायलिसिस। इसमें हमने सभी जितने भी मेथड्स से सबके बारे में बात किया। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर. Do like, share, subscribe our channel. Thank you. Have a nice